नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो रिलायंस ग्रुप से बिलोंग करती है। और यहाँ पे चार्ट लेवल देखने के बाद लगता है कि शायद मार्केट की जो ट्रेंड है, उसमें गिरती पड़ती और सोती हुई स्टॉक में एक रैली से देखने को मिला है। और पिछले कुछ दिनों से रैली के उपरांत की यदि बात किया जाए, तो मार्केट एक हायर से लोअर की यदि हम बात करें, जो करंट मार्केट की सिचुएशंस हैं वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मार्केट में 352 रुपये से गिर के आजकल स्टॉक की प्राइस करीब करीब कह सकते हैं कि 260-50 के आसपास चलती देखी गई, जबकि बॉटम में ये भी देखा गया कि यहाँ पे मार्केट करीब 225 के आसपास आके लुढ़की थी। तो क्या लगता है कि मार्केट जो लुढ़की थी, ये वन टाइम के लिए था, या मार्केट की यहाँ पे देखिए मार्केट में किस हिसाब से डिमांड बढ़ी थी। डिमांड बढ़ने के बाद मार्केट अक्सर गिरती है, और गिरने के बाद जो ग्राफ क्रिएट होती है उसमें इस तरह के कई बार कंपनी ने ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। इसको हम डब्लू मार्क कहते हैं। और चलिए पार्ट बाय पार्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी की। और स्टॉक की यदि हम वैल्यू की बात करें, जो अनिल अंबानी कहते हैं कि उनके ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखें तो सोचिए, यहाँ पे स्टॉक में जो रेस लगी है खरीदने को लेकर के, जिसका स्टॉक प्राइस केवल 260-61 के आसपास है, जो कि ला हायर से गिर के अभी रिसेंटली दोबारा उछलने के लिए तैयार होती देखी गई। नेट इनकम केवल 3% की है। इसके पीछे जो रेस लगी है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो 626 मल्टीपल का है। जहां आरओई नेगेटिव है, तो आरओसी थोड़ा सा ऑन एवरेज रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर के पास कुछ कंट्रोल बचा नहीं, मुट्ठी भर से भी कम है, 16% से कम की आंकड़ा देती है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बुक वैल्यू से कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू से ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो क्या कहती कंपनी को लेकर के, हम पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को। जो आंकड़ा जो है वो कहाँ तक स्थिरता बना पाएगी, क्या यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल लिया था, या मार्केट के दो हमेशा क्वेश्चंस होती है, सर हम टारगेट कहाँ लगाएं और एशल का सदुपयोग कहाँ करें। इन दोनों को लेकर के हम सिंगल से गोल्डन रूल को डिस्कस करेंगे। और जो गोल्डन रूल एक नॉर्मली शॉपकीपर अपनी प्रोडक्टिविटीज अपने चाहे वो शॉप हो चाहे गोडाउन उसमें पड़ी हुई उसके लिए यूज करता है, वैसे ही एक सिंपल सी जेनरिक बात को शामिल करो। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट की पर्सपेक्टिव डेटा को देखा जाए, तो कंपनी का जो दिसंबर का रिजल्ट आया, उसके मुताबिक मार्केट में क्या हुई, वाई वाई में रेस लगती देखी गई, तो वहीं क्यू आर क्यू में एक लंबी कट देखने को। अर्थात आप एक तरफ से काम कर भी रहे हैं, सीजनल आपके पास सीजनल बिजनेस ज्यादा चल जाती है, और कई बार आपकी पिछले पीरियड के मुकाबले पिट जाती है। क्या लगता है कि दिसंबर टू दिसंबर में हमेशा पिटता है? बिल्कुल चेक करते हैं, बिल्कुल पिटता है। तो फिर दिसंबर में यदि लगातार पिटती है, तो इसमें क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। और आते हैं इनकी ऑपरेटिंग को लेकर। देखिए ऑपरेटिंग को लेकर भी देखा जाए तो दिसंबर में हमेशा पिटती देखी गई, लेकिन इस पीरियड में, इस साल की बात करूं तो दिसंबर में आकर की नई उड़ान के लिए तैयार हो, जहां कंपनी में इंटरेस्ट का जो वर्डन है वो लगातार बनी पड़ी है। और कई बार हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी लॉस भी बुकिंग कर रही है, कहां से, अदर सोर्स ऑफ इनकम से। अब आखिर ये क्या एक्सेप्शनल लॉस बुक कर रही है, किस वजह से बुक हो रही है, या क्या एडजस्टमेंट हो रही है, या फिर इनकी एक्चुअल में कुछ लॉस चल रही है। यदि एक्चुअल में लॉस है तब तो दिक्कत है, और कोई एडजस्टमेंट है तो कोई फिर चिंता की बात नहीं बनती। इसको लेकर के नेट इनकम में लगातार नुकसानदायी देखने को मिला है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस को लिए के हिसाब से देखा जाए, तो सेल्स अप ट्रेंड रहा है, प्रॉफिट अप ट्रेंड रहा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर ऑन एवरेज 3% के आसपास रही है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लगातार डिक्लाइनिंग की तरफ इशारा देती देखी गई। तो कुछ पहलू आपके सपोर्ट में है, तो कुछ आपके विपरीत दिशा में चलती देखी। पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करें
तो जहां लार्सन टुब्रो हो, एक्मी सोलर्स हो या टेक्नोटेक हो, रिलायंस इन्फो, इन सभी कंपनियों के आगे अब देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसी कंपनी की स्टॉक को खरीदने की रेस लगी है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो वो वही कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रा। और आज भी दर्ज ये करती कि इनका स्टॉक ओवरवेट है, काफी ज्यादा महंगा देखने को मिलता है। जबकि यदि नेट इनकम की प्रोपोर्शनेट एरिया से कंपेयर करते हैं तो जहां रिलायंस केवल 3% की सेविंग करते तो वहीं लार्सन एंड टुब्रो 7%, तो वहीं पे एक्मी सोलर जैसे कंपनी 32%, तो कुछ टेक्नोटेक जैसे कंपनियां 18% तक की सेविंग करती है। इसके निचले इंजीनियर्स इंडियंस की बात करें तो करीब करीब 14% से ज्यादा की उनकी सेविंग है। और यदि कैश मार्केट की प्राइस से देखें तो ये अंडर वैल्यूड है, तो बाकी कुछ में रेस काफी तेजी से चलती देखी गई है। तो कुछ कुछ अलग अलग पहलू हैं समझने को लेकर के और कंपेयर करने के लिए। यदि हम इन पार्टों को देखते हैं, प्रमोटर्स के अलावा एफआईडीआई की होल्डिंग को देखते हैं तो बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर के अलावा यदि आम पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो इसमें करीब 73% के आसपास आती है। उसमें एक ऑथम इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास 10%, तो कोई मैथ्यू सिलेंस के पास 3%, तो कुछ और नाम शामिल है जिनके पास 3%, 2%, 1% की होल्डिंग। अल्टीमेटली 7 लाख से ज्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए देखते हैं। रिसेंटली की बात करूं तो कंपनी ने अभी सेटलमेंट को लेकर के जिक्र किया कि इनके पास एक सेटलमेंट हुआ था, कहते हैं जो सेटलमेंट ऑफ द 419 करोड़ फॉर द जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था उसको लेकर के, और इनका रिजल्ट जो डेटा आया था उसको लेकर हमने परसेंटेज वाइज समझने की कोशिश किया ही था। और इसको यदि कंपनी की तरफ से देखा जाए जिन्होंने अपनी डेट दिया था, कुछ यदि प्रेजेंटेशन कुछ बेटर दिया होगा तो शायद और भी निवेशकों को लेकर के समझना आसान होगा। इनके लिस्ट में सब्सिडरी लिस्ट कंपनी की कोई कमी नहीं है, इतनी ये लोग बेसिकली कंपनी जो चलती है वो सब्सिडरी के चला करके उसमें लोन लेकर के और इस तरह से चलती रहती है। यहाँ परसेंटेज का कोई ऐसा डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं जिक्र करके दिया है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग, लेकिन एक जो सवाल अक्सर होती है वो सवाल क्या है कि टारगेट कहाँ लगाएं, एसएल का यूज कहाँ करें, और उसको लेकर के यदि हम कंपेयर भी करते हैं सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीएसई यूटिलिटीज इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में तो मार्केट में इसको लेकर डिमांड बढ़ी थी, लेकिन मार्केट में दोबारा डिमांड टूटती देखी गई पिछले 1 महीने से। इसलिए जबकि पिछले 2 साल में तो 103% तक की रैली क्रिएट करती है, जो कि सेंसेक्स और बीएसई यूटिलिटीज इंडेक्सेशन में नहीं रही। अब सवाल आता है कि टारगेट और अचीवमेंट को लेकर के और हम लोग एसएल को लेकर, देखिए दोस्तों, यदि शॉपकीपर के शॉप में एक अच्छे प्रोडक्ट हों तो उनको स्टे करके रखा भी जा सकता है, कॉरिंग कॉस्ट भी लगा सकते हैं और वो आगे चल करके बेनिफिट भी देता है। तो ये समझनी जरूरत है कि मैं ये नहीं कह सकता कि किस प्राइस पे किसने लिया या नहीं लिया, हमेशा कोई ना कोई ले रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। जब 10 की पॉकेट कटेगी तो 1 की पॉकेट बढ़ेगी, और ये सब जो 9 बच्चे हैं 9-10 ये सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में जुड़े होते हैं। आखिर कौन कितना किसका पॉकेट काट पाता है, पोर्टफोलियो की काट पाती है। जहां तक टारगेट का सवाल है, टारगेट का मतलब है जब प्रॉफिट बनती हो और मार्केट के ट्रेंड की अकॉर्डिंग हो तब तो स्टे भी करना आसान है, अदरवाइज उसको लेकर के क्या करना है, प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। दूसरा कहता है यदि एसएल यदि लगातार आपकी जो ट्रेंड है मार्केट की वो आपकी लॉस मेकिंग की तरफ ले जाती है तो फिर एसएल करके अपने लॉस को सेटअप करना ही आसान है, अदरवाइज एवरेज करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलती है, वो एक छोटा सा पार्ट है। यदि इस कंपनी की पर्टिकुलर चर्चा करें तो रिस्क को लेकर ये देखा गया कि कंपनी में रिस्क काफी ज्यादा हैवी बनती देखी गई है कंपैरिजन फ्रॉम द रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और लर्न नोट्स को लेकर के ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।